हाथ में दो रोटी लिए 70 वर्ष के बुजुर्ग विश्वनाथ जी बाहर आंगन में आकर बैठ गए। अभी पहला टुकड़ा ही उन्होंने तोड़ा था कि बहू रूबी दंदनाती हुई उनके पास आई और रोटी उनके हाथ से छीनते हुए बोली, पूरा दिन खाने के सिवा कुछ काम नहीं है क्या आपको? जब देखो बस ठूसते रहते हो। ये रोटी मुफ्त की नहीं है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं मेरे पति, जब जाकर 2 टाइम का खाना मिलता है। इस तरह बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी आपको। जो काम मैंने बताया वह तो किया नहीं और बैठ गए सुबह सुबह खाने के लिए। भुक्कड़ कहीं के। जाओ पहले बर्तन साफ करो और घर के बाकी बच्चे काम करो, उसके बाद ही कुछ खाने की सोचना। इस उम्र में भी न जाने कितनी भूख लगती है बुढ़े को, कहते हुए बहू रोटी लेकर रसोई में चली गई। बेचारे विश्वनाथ जी गिड़गिड़ाते हुए बहू के पीछे पीछे रसोई में चले गए और बोले, बेटा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने रात भी कुछ नहीं खाया था। अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, 2 रोटी खा लूँगा तो शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं सारा काम कर दूँगा। एक बार बोल दिया ना, पहले काम उसके बाद खाना। बहू विश्वनाथ जी की तरफ घूरते हुए बोली तो विश्वनाथ जी चुपचाप जाकर बर्तन साफ करने लगे। उसके बाद उन्होंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। भूख के मारे उनकी हथेलियां भी सुकड़ी जा रही थी। विश्वनाथ जी को घर के कामों में लगाकर बहू अपने बेटे के पेरेंट्स मीटिंग में उसके स्कूल चली गई। विश्वनाथ जी को भूख इतनी जोरों की लगी थी कि उनसे रहा नहीं गया। बहू के जाते ही विश्वनाथ जी तेज कदमों से रसोई में गए। जाकर किचन में देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जो 2 रोटी बहू ने विश्वनाथ जी के हाथ से छीनी थी वह भी उसने टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दी थी। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी को याद करते हुए वहीं रसोई में फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लक्ष्मी, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? थक गया हूँ मैं अब। जिंदगी बोझ लगने लगी है मुझे अपनी। मेरे जीने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। काश भगवान मुझे भी तुम्हारे पास बुला ले। एक पल भी अब और जीने की इच्छा नहीं है मेरी। हर समय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस दुनिया से उठा ले, लेकिन वो भी मेरी नहीं सुनता। ऐसा कहते हुए विश्वनाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद दीवार का सहारा लेकर वहाँ से उठे और अपने कमरे में जाकर लेट गए। लेटे लेटे उनकी आंख लग गई। जब उठे तो शाम हो चुकी थी। विश्वनाथ जी अपने कमरे से बाहर आए तो देखा अभी तक बहू ने खाने को कुछ नहीं बनाया था। आज वह बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनकी पत्नी तो उनका पहले ही साथ छोड़ चुकी थी और बेटा जिसे वे अपना दर्द चाह कर भी नहीं बता सकते थे। उधर बहू को तब तक चैन नहीं पड़ता था जब तक वह अपने बूढ़े ससुर को भूखा ना तड़पा दे। आस पड़ोस के लोग भी अक्सर उन्हें घर के काम करते हुए देखा करते थे। वह लोग भी उनकी बहू के इन अत्याचारों से परिचित थे, पर बाहर वाले को किसी के घर से क्या लेना देना। वह कभी इस बारे में अर्जुन से बात नहीं करते थे। अर्जुन भी सुबह जल्दी जाता और रात में वापस घर लौटता तो पड़ोस वालों से भी इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता था। कभी कभी तो विश्वनाथ जी खुद सोचते कि मैं यह सब अपने बेटे अर्जुन को बता दूं। फिर सोचते अगर अर्जुन को यह सब पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। यह सोचकर रुक जाते कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन का हूँ, फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकता हूँ। लेकिन अब बहू के बढ़ते अत्याचारों ने उन्हें मजबूर कर दिया। आज जब अर्जुन ऑफिस से आया तो अपने बाबूजी को देखकर बोला, बाबूजी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने कमज़ोर लग रहे हैं और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। वो बेटा बहू मुझे। विश्वनाथ जी इतना ही बोल पाए थे कि तभी बहू वहाँ आ गई और बोली, अरे आइए, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, पहले खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। 1 मिनट रूबी। हाँ बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं आप, कहो। वहीं खड़ी बहू अपनी बैल जैसी आंखों से विश्वनाथ जी की तरफ घूरने लगी तो विश्वनाथ जी कुछ ना बोल पाए। क्या हुआ बाबूजी, आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? मेरे बाद रूबी आपका ख्याल तो रखती है ना? वह बात को पलटते हुए बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, बहू तो मेरा खूब आदर सम्मान करती है, समय से पहले मुझे खाना खिला देती है, वो भी गरम गरम ताज़ा ताज़ा। मुझे कोई कमी नहीं है बेटा, बहू मेरा खूब ख्याल रखती है। तू मेरी चिंता मत कर, तुझे वैसे ही
ऑफिस का बहुत काम रहता है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जाता हूँ। विश्वनाथ जी अपने कमरे में चले गए। अर्जुन भी खाना खाने के बाद जब सोने के लिए अपने कमरे में गया तो पत्नी से बोला, रूबी सच में तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। बस इसी तरह मेरे बाबूजी की सेवा करती रहना। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम्हें पता है माँ के जाने के बाद मेरे बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में कितने दुख देखे हैं। माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद बाबूजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि मेरे खातिर उन्होंने दूसरों के खेतों में घिस घिस कर अपना जीवन बिताया है। उन्होंने कभी अपने शौक़ पूरे नहीं किए, ना कभी अच्छा खाया और ना अच्छा पहना, सिर्फ मेरे खातिर कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं और एक बड़ा आदमी बन जाऊं। जब बचपन में अपने बाबूजी को मेहनत मजदूरी करते हुए देखता था तो बहुत दुख होता था, पर उस समय मैं छोटा था, कोई काम भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि जीवन में अपने बाबूजी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जितना दुख और कष्ट उन्होंने मेरे लिए झेला है उसकी कई गुना खुशियाँ उन्हें दूंगा। और तुम्हारे बिना यह सब होना नामुमकिन था। मेरे बाबूजी की कितनी सेवा करती हो आज उन्होंने अपने मुंह से बताया है। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि इसी तरह सारी ज़िंदगी मेरे बाबूजी की सेवा करते रहना। रूबी थोड़ी मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाकर मन ही मन बोली, सेवा? और इस बूढ़े की सेवा तो मेरी जूती भी ना करेगी। इसका बेटा तो अपने पिता के प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल है। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ कहाँ जो इस बूढ़े की हाँ हजूरी करूँगी। उधर देर रात बीत गई। भूखे पेट विश्वनाथ जी को नींद भी नहीं आ रही थी। एक गिलास पानी पीकर ही वह अपनी चारपाई पर लेट गए। पूरी रात उनकी करवटें बदलते हुए कट गई। सुबह उठे तो उनसे उठा ना गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटा कर उठे और बाहर आकर झाड़ू लगाने को चले तो देखा अभी बेटा ऑफिस नहीं गया था। उन्होंने झाड़ू वहीं रख दी और दोबारा अपने कमरे में जाकर लेट गए। बेटे के ऑफिस जाने के बाद बहू विश्वनाथ जी के कमरे में आकर बोली, बहुत ज़्यादा नींद चढ़ी है, अब क्या रोज़ रोज़ घर के सारे काम बताने पड़ेंगे तुम्हें? बहू कम से कम एक कप चाय तो पिला दो, खाना तो तुमने 2 दिन से दिया नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। विश्वनाथ जी नम आँखों से बोले, रुको पहले खाना ही खिला देती हूँ तुम्हें। बहू तेज कदमों से रसोई में गई और 2 सूखी रोटी लाकर कुत्तों की तरह विश्वनाथ जी के आगे डाल दी। लो ठूस लो जितना ठूसना है, उसके बाद चुपचाप काम पर लग जाओ। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को वो केवल अपने बेटे के खातिर जिए जा रहे थे। उधर बेटा भी पिता की तरफ से निश्चिंत था कि उसकी पत्नी उसके बाबूजी का खूब ख्याल रखती है। लेकिन उसे क्या पता कि जिस औरत के भरोसे उसने अपने पिता को छोड़ा है वह औरत तो उसके पिता को एक एक दाने से तरसा रही है, भूखे पेट उन्हें तड़पा रही है। अर्जुन तो अपनी पत्नी की हर एक हरकत से अनजान था। उसके पिता पर हो रहे अत्याचारों की तो उसे भनक भी न थी। विश्वनाथ जी भी किसी तरह अपना समय काट रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी भी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। एक दिन बहू ने नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे बनाए तो अर्जुन बोला, आओ बाबूजी आप भी नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम आलू के पराठे हैं। पराठा देखकर विश्वनाथ जी के मुंह में पानी आ गया। वो 2 कदम आगे बढ़े, फिर बहू की तरफ देखा तो उनके कदम वहीं रुक गए। अर्जुन ने अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। बहू तो अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। जलते भुनते ही उसने ससुर के आगे डाइनिंग टेबल पर पराठे रख दिए और 2 पराठे पति की प्लेट में रख दिए। लेकिन तभी अचानक अर्जुन के ऑफिस से अर्जेंट फ़ोन आ गया और उसे नाश्ता बीच में छोड़कर घर से ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। बेटे के निकलते ही बहू विश्वनाथ जी के आगे से पराठा उठाकर 2 बासी ब्रेड रखते हुए बोली, अब बुढ़ापे में पराठे खाने के लिए रहने दीजिए। यह ब्रेड कई दिन से बचे हुए थे, बेकार ही फेंकने पड़ेंगे। चाय के साथ यही खा लो और हाँ, वहाँ ज़मीन पर बैठकर खाओ, यहाँ नहीं। खाने के बाद काम भी निपटा लेना, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। आज विश्वनाथ जी का कलेजा फटे जा रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने वह सूखे ब्रेड उठाए और अपनी जेब में रख लिए। उधर बहू टिप टॉप होकर घर से किटी पार्टी के लिए निकल गई। जब वापस आई तब तक विश्वनाथ जी घर छोड़कर जा चुके थे।
आंखों में आंसू लिए और पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए विश्वनाथ जी चलते जा रहे थे। उधर जब बहू वापस आई तो ससुर को घर में ना पाकर आग बबूला हो गई। आने दो आज इस बुढ़े को, घर का काम धाम छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी हिम्मत हो गई उस बुढ़े की कि बिना बताए ही चला गया। बड़बड़ाते हुए उसने घर के सारे काम किए। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और अर्जुन के वापस घर आने का समय हो गया था, लेकिन अभी तक विश्वनाथ जी का कुछ पता नहीं था। पता नहीं यह बुढ़ा कहाँ चला गया। अर्जुन भी घर आने वाला है और आते ही सबसे पहले अपने बाबूजी के कमरे में जाएगा। उन्हें यहाँ ना पाकर मुझसे 10 सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सोच सोच कर अब रूबी की हालत ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ऑफिस से घर आया तो सीधे अपने पिता के कमरे में गया, लेकिन विश्वनाथ जी अपने कमरे में नहीं थे। उसने चारों तरफ देखा और फिर पत्नी से पूछा, रूबी बाबूजी कहाँ गए हैं? पता नहीं अर्जुन, अभी तो थोड़ी देर पहले घर पर ही थे। बस मैं तो बच्चों को ट्यूशन से लेकर आई, घर आकर देखा तो बाबूजी नहीं थे। रूबी ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अर्जुन, मैंने सोचा बाबूजी यहीं कहीं अपने दोस्तों के पास होंगे। दोस्तों के पास होते तो अब तक आ जाते रूबी। एक बार तो मुझे फ़ोन करके बता सकती थी ना तुम। पता नहीं मेरे बाबूजी किस हाल में होंगे। इतना कहकर वह अपने बाबूजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने आस पड़ोस में सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी विश्वनाथ जी के बारे में कुछ पता नहीं था। पड़ोस के लोग अर्जुन की पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह लोग जानते थे कि वह अर्जुन के जाने के बाद किस तरह विश्वनाथ जी पर अत्याचार करती है, कैसे उनसे घर के काम करवाती है। जब पड़ोसियों को विश्वनाथ जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे चुप ना रहा गया, और जब पड़ोसियों ने अर्जुन को सच्चाई बताई तो सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उन्होंने अर्जुन को बताया कि रोज़ हम तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते थे। वो हर समय उन्हें जलील करती रहती थी। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद घर के सारे काम वो तुम्हारे बाबूजी से करवाती थी। कितनी बार हमने अपनी छत से तुम्हारे बाबूजी को आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा है। एक दिन तो वह बेचारे रोटी लेकर आंगन में बैठे थे। तुम्हारी पत्नी ने उनके हाथों से रोटी तक छीन कर कुत्तों को डाल दी थी। यह सब सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ होता रहा और मुझे पता भी न चला। अर्जुन ने उन्हें दूर दूर तक ढूंढा। ढूंढते ढूंढते जब उसकी नज़र सड़क के किनारे बेंच पर बैठे अपने पिता पर पड़ी, जो कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए वही सूखे ब्रेड खा रहे थे जो वह सुबह अपनी जेब में रखकर घर से चले थे। अर्जुन दौड़ता हुआ जाकर उनके सीने से लग गया और रोते हुए बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मैंने उस औरत पर विश्वास किया और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों आपने मुझसे झूठ बोला कि वह आपकी सेवा करती है? बेटा, ना मैं घर में कलह चाहता था और ना ही तेरा घर तोड़ना चाहता था, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। कहते हुए विश्वनाथ जी बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन ने अपने बाबूजी को चुप किया और उन्हें घर ले आया। विश्वनाथ जी को देखकर रूबी नाटक करने लगी। अरे बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी। बंद करो अपना यह नाटक। अर्जुन रूबी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोला। सच्चाई सामने आ गई है। कितनी सेवा करती थी तुम मेरे बाबूजी की, वह सब मुझे आज पता चल चुका है। तुम पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने मेरे पीठ पीछे जो मेरे पिता के साथ किया, उसके लिए तो मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम्हारा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। निकलो यहाँ से। अर्जुन ने रूबी का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया। रूबी अर्जुन के पैरों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगी। अर्जुन, गलती हो गई, फिर कभी आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मेरा विश्वास करो, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। गलती की होती तो माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने यह सब जानबूझकर किया। तुम अच्छे से जानती थी कि मैं अपने बाबूजी से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इन पर अत्याचार करती रही। जो गलती इंसान से अनजाने में होती है, माफ़ी उसके लिए होती है, लेकिन जो जानबूझकर जुल्म करता है उसे माफ़ नहीं किया जाता। तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा।
विश्वनाथ जी ने बेटे को काफ़ी समझाया, क्योंकि वह भी उसका घर टूटता हुआ देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अब अर्जुन रूबी पर विश्वास करके फिर से वही गलती करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे माफ़ नहीं किया और उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। बाद में अर्जुन ने एक फुल टाइम मेड रख ली, जो घर के काम और उसके बाबूजी का पूरा ख्याल रखती है। तो दोस्तों, क्या अर्जुन ने सही किया या गलत? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।